नमस्कार, मैं हूँ अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक खास कार्यक्रम है। यहाँ हम स्वास्थ्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं अपने विशेषज्ञों द्वारा। जैसा कि ठंड का मौसम चल रहा है, तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है, जिसमें हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अकड़न इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसके ऑर्थोपेडिक समस्याएं बढ़ जाने के कारण हम चाहते हैं दर्शकों के सामने कुछ महत्वपूर्ण ऑर्थोपेडिक प्रिकॉशंस, खासकर बुजुर्गों में ये समस्याएं आती हैं, अकड़न, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो इसके लिए हमने अपने महत्वपूर्ण ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से सही जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर इरशाद आलम हैं। डॉक्टर इरशाद आलम, आपका जी। हमारे शो में बहुत-बहुत स्वागत है। जी। जी। इस ठंड के मौसम में ऑर्थोपेडिक समस्याएँ बहुत बढ़ रही हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, खासकर वृद्धावस्था में ये समस्याएँ आती हैं। जी। इससे हमें कैसे बचना चाहिए? एक्चुअली ओल्ड एज के लोगों में जब आदमी का उम्र ज़्यादा हो रहा है तो उस वक्त क्या परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि इंसान मोबिलिटी मतलब चलना फिरना कम कर देते हैं, एक जगह इंसान बैठ के ज़्यादा टाइम बिताते हैं। उसकी वजह से मांसपेशियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरा एक पहलू है कि घुटने के अंदर या किसी भी जोड़ के अंदर जो ग्रीस है, जिसको सैनिबल फ्लूइड बोलते हैं, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है। तो इसकी वजह से भी हमको चलने फिरने में और चीज़ों में परेशानी होती है। इससे कैसे बच सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ओल्ड या बुजुर्ग लोग जो आपके घर में हैं, उनको आप कोशिश करिए कि आप रूम का टेम्परेचर, कमरे का तापमान बराबर रखने की कोशिश करिए। इनर पहन सकते हैं जिससे जोड़ों में गर्माहट मेंटेन रहे। दूसरा एक और चीज़ है कि नी कैप या कोई भी जी। जिस जॉइंट में आपको पेन हो रहा है उस पे नी कैप या एल्बो का कैप आता है उसको पहन के रख सकते हैं। उससे जोड़ की गर्माहट रहेगी, जिससे आपकी जो ग्रीस है वो ज़्यादा पतला नहीं होगा, उसका ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, उसका फ्रिक्शन मेंटेन होगा, चलने में आसानी मिलती है। यूजुअली मोच और खिंचाव बहुत हो जाता है जी। लोगों को। तो मोच और खिंचाव में क्या अंतर है और इससे उबरने में कितना समय लगता है? दोनों जैसे मोच जनरली हम लोग सुनते हैं कि भई एड़ी में मोच आ गया जी, जी। या किसी कलाई में मोच आ गया, तो मोच का एक सीधा-सा ये है कि जैसे जो कोई भी जोड़ है उसको स्टेबल स्थिर रखने के लिए कुछ उस वहाँ पे रस्सी है जिसको लिगामेंट बोलते हैं हम लोग, जी, तो लिगामेंट। लिगामेंट का टूटने को हम लोग मोच बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। और जनरली जो खिंचाव है ये मोस्टली मांसपेशी में आता है या टेंडन में आता है। जो मांसपेशी कोई भी मांस है जब हड्डी में जुड़ता है तो वो टेंडन के रूप में जुड़ता है, जी, तो जी। उसमें खिंचाव आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाए कि भाई जिम में नए-नए आदमी है, जिम में जाकर के आपने ज़्यादा भारी वज़न हाँ उठा लिया, जी, तो हाँ आपकी जी। बाइसेप की जो मसल है, ये मांसपेशी में इसमें खिंचाव आ जाती है। तो खिंचाव मसल या टेंडन में और जो मूंछ है वो आपके लिगामेंट में होता है। जी, जी। जी। इसके रिकवरी में मोस्टली सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपका ये इंजरी या जो घाव या चोट लगा वो कैसा है। अगर ज़्यादा गहरा घाव है, तो उसको वक़्त लगता है, 4-6 हफ्ते लग जाता है। जनरली जो मांसपेशियों में खिंचाव वो जल्दी रिकवर होती है, जो लिगामेंट या जो मूंछ है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। वो भी 4 से 6 हफ्ते में मोस्टली लोग रिकवर हो जाते हैं। जी। ऑर्थो पेशेंट जो होते हैं, उनको यूजुअली लाइक किस तरीके का मसाज लेना चाहिए और क्या मसाज लेना उनके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? मसाज का एक्चुअली 2 पहलू है। एक है कि भई किसी को चोट लगी है और उसके बाद एक मसाज कर रहे हो, एक है कि आपको घुटने में बुढ़ापे की वजह से गठिया है जी, जिसमें जी। आप मसाज कर रहे हैं। तो दोनों अलग-अलग चीज़ है। कभी भी चोट के बाद मसाज करने से बचना चाहिए, वो जी, नुकसान करता है। जी। चोट के बाद जो खून की नसें पतली-पतली है, वहाँ पे ढेर सारे फाइब्रस या ढेर सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल इकट्ठा होते हैं जो जोड़ को या मांसपेशी को जाम करने में जी। मतलब जाम करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसीलिए चोट के बाद मसाज से बचिए। अगर वैसे आपके जोड़ में कहीं दर्द है, ये सब हाँ, चीज़ें हैं, हाँ। तो उसमें आप लाइट हैंड से मसाज करिए। मसाज किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, सब फ़ायदे की चीज़ें हैं। जी, मतलब वो किसी भी लिक्विड हाँ, ऑयल से किसी हम भी कर लिक्विड सकते हैं। ऑयल, जेल किसी को आप यूज़ हाँ, करके जेल करिए, यूज़ वो कर सकते बेनिफिशियल हैं। होता है। जी, जी। जी। अच्छा, विटामिन डी3 ऑर्थो पेशेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और किस रूप में? अ, अभी का टाइम हम लोगों का जो कल्चर है, जी। मतलब जनरली आदमी गाँव से शहर में ज़्यादातर लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। तो और फ्लैट का कल्चर या हाँ रूम जी, का हाँ कल्चर जी। है, इंसान धूप में नहीं रह रहा है, दूध आपको प्योर नहीं मिल रहा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हम लोग अगर एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि भाई 10 लोगों का चेक कराएँगे तो 6 लोग 8 लोगों में विटामिन डी की कमी मिल रही है। तो विटामिन डी का आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ सेल्फ सप्लीमेंटेशन की बजाय किसी भी स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ से मिल के जी। उसकी जानकारी लिया जाए, विटामिन डी चेक करवाइए। अगर लेवल कम है बॉडी में तो आप उसको सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट हमेशा नेचुरल चीज़ है, जैसे कि धूप। धूप धूप से लेना। बेहतर कोई हाँ चीज़ नहीं है। जी। हाँ, तो धूप से बेस्ट दुनिया में कोई विटामिन डी नहीं बनी है। अगर आप वो ले सकते हैं, ठंड का मौसम है तो और जी, बेहतर जी, चीज़ जी। है।
ठंड के मौसम में अगर धूप हम ज़्यादा से ज़्यादा लें तो हमारा विटामिन डी जी, में बिल्कुल। D3 हाँ, मेंटेन बिल्कुल आपको रहेगा। बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, ऑर्थो पेशेंट जो हैं हमारे ओल्ड एज, यंग एज जो भी जी, हैं, जी। उनको डाइट रूटीन हमें किस तरीके का फ़ॉलो करना चाहिए और किस तरीके का डाइट लेना चाहिए? एक्चुअली आर्थो क्या मतलब हर आदमी के लिए डाइट का जैसे क्या कॉन्सेप्ट है 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि भई सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रोटीन लेना चाहिए, जो जी। इंडियन सिनेरियो में अपने हाँ भारतीय जी, लोगों हाँ में जी। कम इसका कल्चर है, प्रोटीन हम लोग कम ले हाँ, पाते हैं। हाँ, हाँ। प्रोटीन पूरी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो शरीर बना है, वो मेनली प्रोटीन से बना हुआ है, चाहे वो जी। हड्डी हो, वो भी उसमें भी प्रोटीन है, चाहे आपके शरीर की मांसपेशी है, उसमें भी हाँ प्रोटीन है। जी, हाँ तो जी। प्रोटीन रिच सोर्स होना चाहिए, जिसमें आपको अगर वेजिटेरियन है, तो आप पनीर खा सकते हैं, आप जैसे दाल में राजमा प्रोटीन। है, ये सब हाँ चीज़ें जी, जो हाँ जी। प्रोटीन ही से दाल वगैरह यूज़ करिए, वो सब चीज़ें बेटर है। अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो आप अंडा, मांस, मछली जो भी हुँ, खाते हैं, वो हुँ। सब चीज़ें सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट रखिए, फैट कम रखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब 2 चीज़ें हम कहते हैं कि भई ग्लूकोज़ और प्रोटीन का मिक्सचर बेहतर रखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी, जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी ऑर्थो प्रॉब्लम रेज़ हो जाती है। जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून गाढ़ा होगा, जोड़ों में आप खून नहीं जाता, तो उसकी वजह से भी आपको फिर जोड़ की मोबिलिटी या जोड़ को कहिए कि प्रॉपर लचीलापन नहीं मेंटेन होता, उससे भी आपको दिक्कत होती है। जी, जी। अभी जैसे प्रोटीन आपने बताया कि दाल में हम ले सकते हैं। जी। दाल एक अच्छा हुँ, हुँ। जी, प्रोटीशियस जी। डाइट है हुँ, हमारे हुँ, लिए। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, हुँ, 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 तो हुँ। वो उनके लिए दाल मना होता है। एक्चुअली यूरिक एसिड एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है। हाँ, यूरिक एसिड टॉपिक ही हाँ, अलग है। कोई बात नहीं, उस पे बात करते हैं। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोगों को इसमें पूरा डिटेल नहीं पता। जैसे यूरिक एसिड मेल में 7 मतलब मोटा-मोटा फिगर कहें तो 7 से ऊपर को हम लोग एब्नॉर्मल मानते हैं और लेडीज़ में 6.5 साढ़े 6 से ऊपर को एब्नॉर्मल मानते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया है, तो आप दाल खा सकते हैं हफ्ते में 3-4 दिन। जी। इतना नहीं है कि आप 2 दिन भी खा लिए तो आपका प्रोटीन हाँ, नॉन-वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, खास करके रेड मीट जी, स्पेशली जी। मटन या फिश, तो उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। हफ्ते में 1 आध दिन खाइए, जितना अवॉइड करेंगे उतना जी, बेहतर जी, है। जी। दाल आप खा सकते हैं। वेज सोर्स से इतना जल्दी प्रोटीन नहीं बढ़ता है। जी। इतना मतलब यूरिक एसिड इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जी, जी। है। सर ऑर्थोपेडिक जो पेशेंट होते हैं जैसे किसी की हड्डी टूटी हुई हो पहले से या कोई पेन हो या लाइक बैकबोन पेन हो रहा हो, नी हुँ, पेन हो रहा हो, तो यूजुअली हम लोग जो फॉलो करते हैं हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भाग जाते हैं हुँ, हुँ। या फिर हमारे घर में वाटर बैग है या जी, जी। जेल बैग आजकल जो हुँ, हुँ। हम बिजली जी, से जी। हुँ, हुँ, मेल्ट शिकायत करके करते उससे हैं। हुँ, हुँ। सेकते हैं। तो इसके मेरिट एंड डीमेरिट क्या होंगे? जैसे ये जेल बैग है, हुँ, हुँ, तो हुँ। हम इसको बिजली से मेल्ट करते हैं, जी, देन जी। अपने आप को सिकाई करते हैं। हुँ, 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 हुँ। फिजियोथेरेपी भी मोस्ट प्रोबेबली सेम जी, जी। थिंग है। हुँ, हुँ, वाटर हुँ। बैग हम पानी गर्म करके हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो ये हमारे लिए मेरिट डिमेरिट इसमें क्या है और क्या सही रहेगा? एक्चुअली फिजियोथेरेपी आप फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मतलब जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हैं, दोनों में से किसी से आप गाइडेंस में अगर करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली आपको चोट के बाद अगर कर रहे हैं तो जो अगर किसी डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया तो उससे रिलेटेड आप समझ करके करिए। जी, अगर आपको वैसे है कि हाँ, कमर दर्द है उसके लिए अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलके आप उसको समझ सकते हैं, उसको जी। कर सकते हैं। रही बात सिकाई की तो सिकाई में जैसे एक आती है इलेक्ट्रिक हीटिंग बेल्ट आता है, जैसे जी, डायरेक्ट जो हीट बनाता है और एक आती है आपकी जो मॉइस्ट हीट है, जैसे आपने जेल बोला कि जेल को जी। लिक्विफाई कर देते हैं या वाटर बैग करते हैं। तो मॉइस्ट हीट जो नमी वाला हीट है वो हमेशा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू ड्राई शुष्क हीट के। यस, यस। हाँ, तो ड्राई हीट से बचना चाहिए, आप मॉइस्ट हीट लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। सर ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे नी पेन हो रहा है हुँ, या हुँ। ओल्ड एज में जनरली ओल्ड एज में होता है हुँ, ऐसा हुँ। नी पेन हो रहा है तो वो बहुत दवाई खा लिए बहुत दिखा लिए फिर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं जब तक फिजियोथेरेपी उन्होंने कंटिन्यू रखी हुँ, उनका हुँ। दर्द आराम है हुँ, हुँ। फिजियोथेरेपी छोड़ा दर्द कंटिन्यू हो गया तो हुँ, उस हुँ। केस में बचने के लिए क्या करना होगा? एक्चुअली 2 चीज़ ना फिजियोथेरेपी कोई कराने जैसी चीज़ नहीं है। जी, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज़ मतलब हम लोग के यहाँ ये माहौल नहीं है बट कायदे से ये आदमी की लाइफ़ का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आप खाना-पीना खा रहे हैं, जी, हर चीज़ आपकी लाइफ़ का पार्ट है। आप मोबाइल लेके फ़ोन से लोगों से यार दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, वो सब जी। आपकी लाइफ़ का एक दिनचर्या का पार्ट हाँ जी, है। हाँ वैसे जी। ही कसरत को ख़ास करके यंगस्टर्स को, यंग एज के लोगों को एक आदत बनानी चाहिए। आप हैबिट बनाइए, अपनी हम्म। मसल को, मांसपेशी को मजबूत रखिए, मांसपेशी को लचीलापन रखिए, आपका जोड़ खराब ही नहीं होगा। आप उस स्टेज तक नहीं जाएँगे। एक बार जी, जॉइंट आपके खराब हो गए तो फिर उसके इलाज में आपको जेल, ऑयल, मसाज, फिजियोथेरेपी ये सब चीज़ें हैं, वो एंडलेस है। हाँ जी। बेहतर ये है कि हम उस कंडीशन तक ना पहुँचे, उसके लिए पहले थोड़ा-सा जागरूक होने की ज़रूरत है। इन ख़ास करके सब के लिए यंगस्टर्स को, हम लोगों की एज के जो 35-40 यस। साल के लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। योगा के फॉर्म में, स्ट्रेचिंग के फॉर्म में, जिस यस, फॉर्म यस, में यस। आपको आसान लगे उसमें करिए।
हाँ, हम लोगों का रूटीन और डाइट सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है, इसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ रही हैं। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को एक और सवाल का जवाब दें, हम पेन किलर की बात करते हैं। बिना डॉक्टर के सुझाव से हम पेन किलर किस प्रकार से लें? हमारे दर्शकों को बताएँ कि पेन किलर कितना नुकसानदायी होता है हमारे शरीर के लिए बिना डॉक्टर के सुझाव के? एक्चुअली पेन किलर में भी जैसे 2-3 कैटेगरी है, कुछ जी। पेन किलर है थोड़े सेफ है। एक्चुअली एज़ अ डॉक्टर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई पेन किलर आप अपने मन से कभी भी लेने से बचिए। जी, पेन जी। किलर जो सबसे मेनली 3 ऑर्गन को अफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आपको पेट है, उसमें अल्सर बनाने में मदद जी। मदद कर करता है। दूसरा चीज़ है कि आपके लीवर है, ज़्यादातर दवाएँ जो है पेन किलर के अलावा भी जितनी दवा है सब लीवर में जाके डाइजेस्ट होती हैं, या लीवर उसको तोड़ करके ब्रेक करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी। तो अगर ज़्यादा आप पेन किलर यूज़ करते हैं तो लीवर भी खराब होता है। और थर्ड और सबसे खतरनाक चीज़ है किडनी का डैमेज होना, बहुत कॉमन है। और हम लोगों के पास आजकल यंग पेशेंट भी आते हैं जी। जो अपने से सेल्फ मेडिकेशन कर हाँ रहे हैं, जी। 6-8 महीने से उनको कमर में दर्द था, खुद हाँ। से पेन किलर लेके खा रहे हो और अचानक से आते हैं एक ही बार किडनी खराब हो लेकर के जी, आ रहे हैं, जी। एक ही बार 8-9 उनका क्रेटिनिन मिल रहा है। तो सेल्फ पेन किलर मतलब अपने सेल्फ लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर की गाइडलाइन में लीजिए और उस पे भी आप अलर्ट रहिए। जी। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो किसी को ज़्यादा पेन है तो पेन किलर ज़्यादा लिखते जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा-सा अपने को भी अलर्ट जी। रखना कि भई आप पेन किलर ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। कोशिश करिए कि आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करिए, जो जी। चीज़ें आपको पेन बना रही हैं, उसको कम उसको करने की अवॉइड कोशिश करें। करें। जी। तो हमारे दर्शकों, आपने सुना कि पेन किलर हमारे लिए कितना नुकसानदायी है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना उनके परामर्श के खुद से डॉक्टर ना बने, पेन किलर अवॉइड करें और डॉक्टर के गाइडलाइन पे ही करें। सर आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जी, हमारे दर्शकों को कुछ ऑर्थोपेडिक न्यू ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बताइए। जी, आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएँगे। सर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी दर्शक हैं जी, जी। या आउटसाइड वृद्धा अवस्था के, हर कैटेगरी के दर्शक हैं हमारे। उन्हें ऑर्थोपेडिक रिलेटेड न्यू ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। एक्चुअली में जैसे-जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, हर विभाग में नई-नई चीज़ें, नई-नई खोज हो रही है। और इसमें अभी प्रेज़ेंट टाइम में जैसे कि पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, जैसे छोटी-मोटी चीज़ों में जैसे कि किसी को एल्बो में या नी जॉइंट में पेन है, तो हम लोग पीआरपी का थेरेपी देते हैं। आदमी का अपनी बॉडी से ब्लड निकाल के पीआरपी को सेपरेट करते हैं और उसको जिस जगह पे पेन है, उस पे लगाते हैं। काफ़ी हद तक शरीर इसमें रिकवर हो जाता है। इसके अलावा अभी दूरबीन विधि से बहुत सारे जैसे कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए दूरबीन आ गया है। घुटने बदलने के लिए मिनिमल छोटा चीरे में घुटना बदलने का, तो ये सब एडवांसमेंट डे बाय डे बहुत सारी आती जा रही है। और एक और मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि भई आप चौराहे पे बैठे लोगों से घुटने में या किसी भी जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगवाने से बचिए। ये बहुत कॉमन है, हम लोग डेली अपने रूटीन प्रैक्टिस में लोगों को देखते हैं कि घुटने में इंजेक्शन लगवा लिए और 2-3 महीने के टेम्परेरी आराम के बाद उनको ज़्यादा परेशानी लेके आते हैं। तो मैं गाँव के लोगों को या सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना किसी विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना किसी भी जोड़ में इंजेक्शन लगवाने से बचिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को समझा अपने विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इरशाद आलम से। तो आप लोग कृपया इसको समझें, फॉलो करें, अपने आप से कोई दवाई ना लें। आपको अगर हड्डियों में, जोड़ों में या कोई किसी प्रकार का अकड़न-सा महसूस हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जैसा कि हमारे डॉक्टर इरशाद आलम ने बताया कि हम अपने रूटीन में एक्सरसाइज, विटामिन डी3, खान-पान, इन सब का सेवन अधिक से अधिक करें, सही डाइट लें, सही तरीके से हर चीज़ों को फॉलो करें, तो हमें किसी भी बीमारियों को फेस करने को कम समस्या सामने आएगी और दवाइयों से बचें। खासकर हमारे डॉक्टर ने आपको बताया पेन किलर के बारे में। मैं आपसे बार-बार यही बोलूँगी कि पेन किलर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और डॉक्टर के परामर्श पे ही पेन किलर को लें। मेरा स्वास्थ्य दर्पण की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, नए स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।